भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं, या फिर कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। वो ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। इस बात के लिए वे रामायण का उदाहरण देते हैं कि श्री राम जी ने सीता माँ को वनवास भेज दिया। कुछ लोग महाभारत कालीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि जो लोग अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं उन्हें समर्थन भी मिलता है, और जो राजनेता हैं उन्हें भी इस तरीके का समर्थन मिलता है। लेकिन अगर हम वास्तविक इतिहास की बात करें, उन समाज सुधारकों और राजनेताओं की ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, तो भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कोई राम सीता नहीं कहता, सीता राम कहता है। कोई श्याम राधे नहीं कहता, राधे श्याम बोलता है। कोई शंकर गौरी नहीं कहता, गौरी शंकर कहता है। ये तो रही एक भावनात्मक बात। अब तथ्यों पर आते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसे अपौरुषेय कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। वेदों को सरलतम ढंग से अध्ययन करने की दृष्टि से उसके श्लोकों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उपनिषदों का निर्माण किया गया, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों के निर्माण में अनेक स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरीके से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ, उसी तरीके से गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद से बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है, उसका जन्म हुआ। गार्गी के अलावा उपनिषदों की ऋचाओं को गढ़ने में मैत्रेयी, लोप, घोषा, मुद्रा, इंद्राणी, देवयानी आदि स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारे वैदिक काल की बातें हैं। रामायण काल में हम देख ही चुके हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच में समानताएं नहीं, बल्कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उन्हें ऊंचा माना जाता है। अब हम वैदिक काल के बाद की बात करते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त अपनी रानी कुमारा देवी के साथ अपना शासन संभालते थे। ये भारतीय परंपरा की बात है। श्री गुप्त भारतीय परंपरा से संबंधित राजा हैं। भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख वंशों में से एक सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में देवी नैनिका ने शासन किया है, और उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ही सुरक्षात्मक व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो एक कुशल योद्धा भी थी। इन्हीं के साथ हम इंद्राणी देवी, रानी दुर्गावती आदि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। मध्यकालीन इतिहास यानी कि 700 ईस्वी के आसपास। इसमें तुर्कों ने, अरबियों ने हम पर आक्रमण किया। इसके बाद उन्होंने हमारी संस्कृतियों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हमारी विफलताओं के फलस्वरूप। तो ऐसी स्थिति में सभी चाहेंगे कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। तुर्कों, अरबियों का एक ही उद्देश्य था कि हिंदू महिलाओं के साथ शादी करके उन्हें अपने धर्म में शामिल किया जाए, जिसके बाद आने वाली पीढ़ी भी मुसलमान हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वजों ने हमारी महिलाओं को बचाने का कार्य किया। उन्हें पर्दे में रखने की शुरुआत की गई। इससे पहले पर्दा की प्रथा नहीं थी। इसके पहले हमारी महिलाएं स्वतंत्र थीं। ये आप रामायण, महाभारत आदि में देख सकते थे। लेकिन जब तुर्कों और अरबियों ने हम पर आक्रमण किया, तो हमें अपनी महिलाओं को पर्दे में रखने की एक मजबूरी सी हो गई। ये सिलसिला प्रारंभ हुआ और बहुत दिनों तक चलता रहा, और उसी मध्यकालीन इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसा पेश किया जाता है कि आजकल के राजनेता, समाज सुधारक ये बात कहने के लिए प्रेरित होते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रही है। और आज के जो कुछ समाज सुधारक हैं और राजनीतिज्ञ हैं जो विभिन्न दलों से संबंध रखते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो इसी मध्यकालीन इतिहास को आधार बनाकर ये सब बातें कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और इतिहास में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम रही है, उनका महत्व पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। वो ये मानते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्र राजा राममोहन राय ने कराया। वो ये मानते हैं कि स्त्रियों के लिए सबसे पहला विद्यालय सावित्रीबाई फुले जी ने खोला। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि मध्यकालीन इतिहास के बाद हमारी स्त्रियों को जो एक परंपरा के अनुसार उन्हें पर्दे में रखने की व्यवस्था की गई थी, उससे आज़ादी राजा राममोहन राय और अनेक व्यक्तियों ने दिलाई।
उसके बाद स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रबंध सावित्रीबाई फुले ने करवाया। ये सब हमारे लिए पूजनीय है। जिन व्यक्तियों ने स्त्रियों के प्रति अपना योगदान दिया, मध्यकालीन इतिहास के बाद जिस तरीके से मुग़ल, अरबी, अफ़गानी, तुर्किस्तानी ने हमारी संस्कृतियों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, उसके बाद जितने भी व्यक्तियों ने स्त्रियों के लिए एक आधुनिक धारणा पेश की, यानी कि उन्हें पर्दा प्रथा से मुक्त कराया, शिक्षा की व्यवस्था की उनके लिए, वो हमारे लिए पूजनीय है और रहेंगे भी। लेकिन कुछ व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ भी हैं, समाज सुधारक भी अपने आप को मानते हैं, वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आधार बनाकर ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था। इसी को भारतीय संस्कृति से जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के समकालीन यूरोप की व्यवस्था, यानी कि वेस्टर्न में स्त्रियों की क्या दशा थी। वेस्टर्न के सबसे अच्छे और सबसे बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं अरस्तू। अरस्तू ने साफ साफ ये बात लिखी है अपनी एक पुस्तक में कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम दिमाग होता है। उन्होंने इस बात को भी लिखा कि भगवान बनाना चाहता है पुरुष ही, लेकिन जब उसमें गलतियाँ हो जाती हैं तो स्त्री बना देता है। इस तरीके की बात यूरोप के सबसे ख़ास और सबसे महान फिलोसोफर माने जाने वाले अरस्तू कहते हैं। अरस्तू के साथ लेमिनस, डेकार्टे, सुकरात, प्लूटो, इन सब की भी अवधारणा बिल्कुल सेम है। प्लूटो तो यहाँ तक की कहता है कि जिस तरीके से हमारी अन्य वस्तुएं होती हैं जो हमारे काम की हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें जब पुरानी हो जाती हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, इन्हें इस्तेमाल करो उसके बाद छोड़ दो। इसीलिए यूरोप में आज ये दशा हो गई है कि कोई भी व्यक्ति एक शादी नहीं करता, उनमें कई शादियों की अवधारणाएं हैं और शादियां करके उसके बाद फिर इधर उधर छोड़ देते हैं। तो ये यूरोप के महान फिलोसोफर थे। अब बात आती है वुमेन्स राइट्स की। जो लोग मानते हैं कि भारत में महिलाओं को अधिकार भी नहीं दिया गया कोई, यूरोप में देखें कि महिलाओं की क्या दशा थी। आजकल सबसे प्रसिद्ध राष्ट्र माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 1787 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के 133 साल बाद यानी कि 1920 ईस्वी में वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला। यानी कि अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, उनके चुनाव में महिलाओं का वोट नहीं था। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला। 1893 में न्यूजीलैंड, 1902 में ऑस्ट्रेलिया, इसी तरीके से आइसलैंड, फिनलैंड आदि जैसे यूरोपीय देश हैं 19वीं शताब्दी में महिलाओं को वोटिंग राइट्स ये दिलवाते हैं और हमारे यहाँ की संस्कृतियों पर सवाल उठाते हैं कि भारत में महिलाओं को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। भारत की महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रमुख श्रेय माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, कि बेंटिक ने भारतीय महिलाओं को अधिकार दिलाए, जबकि खुद यूरोप में 19वीं शताब्दी में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला है। और उस वोटिंग राइट्स के लिए महिलाओं को जो संघर्ष करना पड़ा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। 1904 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन शहर में एक आयोजन हुआ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। उसमें महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए एक मीटिंग हुई। उसके बाद सभी यूरोपीय देशों ने सोचा कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स देना चाहिए, फिर मिला है। और हमारे यहाँ समाज सुधारक के रूप में पेश किए जाते हैं यूरोप और वेस्टर्न के फिलोसफर। ऐसे में जो भारत में कुछ अनावश्यक तत्व विद्यमान हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम महत्व दिया गया है, और जो लोग स्मृतियों का नाम लेकर ये कहते हैं कि स्मृतियों में स्त्रियों के प्रति ऐसी भाषा लिखी गई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले स्मृतियों को अच्छे ढंग से पढ़ें। 6 स्मृतियाँ मानी गई हैं। मनु स्मृति को सबसे ज़्यादा लोग विरोध करते हैं, कई जगहों पर इसे जलाया भी गया है। मनु स्मृति में ही लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारी संस्कृति रही है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आधार बनाकर जो कुछ समाज सुधारक अपने आप को कहते हैं और राजनेता हैं जो विभिन्न दलों से संबंधित हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, उनकी बातों में ना आकर वास्तविक इतिहास पर ध्यान दें और स्त्रियों की दशा भारत में क्या थी, यूरोप में क्या थी, वेस्टर्न और इंडियन का जो समावेश है, उन दोनों को ठीक तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट दें। धन्यवाद।